आज बुध, कल से बंगाल युद्ध। 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पब्लिक प्रोग्राम भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हुआ। कल से मोदी सेना युद्ध क्षेत्र में उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी ने अपनी ग्राउंड फोर्स को मैदान में उतार दिया है। इस साल मोदी को 5-5 युद्ध लड़ने हैं। सबसे भीषण युद्ध बंगाल में होने जा रहा है। बंगाल में मोदी 2/3 को टारगेट कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी के 1/3 में ही 3-3 हिस्सेदार आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बंगाल में नरेंद्र मोदी को 2/3 बहुमत मुमकिन या नामुमकिन? 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। असम में कमल छाप को 70% हिंदू वोट, पॉसिबल या इम्पॉसिबल? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। लेफ्ट से मुक्त होगा केरल, लेफ्ट फ्री होगा हिंदुस्तान, संभव या असंभव? अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। तमिलनाडु में पहली बार खिलेगा कमल, होगा या नहीं होगा? मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। पुद्दुचेरी में फिर से भगवा लहराएगा, हां या ना? साल 2026 को अगर घोर पॉलिटिकल ईयर कहें तो इसमें कोई खास अतिशयोक्ति नहीं। 26 में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 की स्टेट्स के इलेक्शन हैं। 2026 में ही 2029 के लोकसभा चुनाव का बिल्डअप भी शुरू हो जाएगा। 2026 ये तय करेगा कि इंडिया अलायंस बसता है या नहीं। 2026 ये भी तय करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने चैलेंजर राहुल गांधी ही होंगे या फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को अपना नेता बनाएगी। 2026 ये भी तय करेगा कि नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय क्षत्रपों से कैसे लड़ते हैं और दक्षिण में बीजेपी की स्थिति को कितनी मजबूत कर पाते हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नरेंद्र मोदी का भगवा बुलडोजर दहाड़ रहा है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार, महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत, दिल्ली में 27 साल बाद विजय का स्वाद और बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हराकर फिर से बनाई नीतीश सरकार। 24 के बाद से ही मोदी अपने सियासी विरोधियों को लगातार बुलडोज कर रहे हैं। बिहार विजय के बाद नरेंद्र मोदी का यूं गमछा लहराना सियासी शत्रुओं को चेतावनी थी कि विजय रथ 26 में भी दौड़ता रहेगा। लेकिन 26 आसान नहीं है। 26 में नरेंद्र मोदी को सारे मुश्किल चुनाव फेस करने हैं। 26 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं है। 26 में मोदी का मुकाबला क्षेत्रीय क्षत्रपों से है, जो अपने अपने राज्य में बहुत पावरफुल हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कल्ट फिगर बन चुकी हैं। ममता का अपना ऑरा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलवार सा तना हुआ है।
ममता ने बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ फेंका है। ममता 15 साल से सत्ता चला रही हैं और ममता के पास आज भी करीब 48% वोट शेयर है। केरल में पिनाराई विजयन कल्ट फिगर बन चुके हैं। 5 साल पहले वो एक बार एंटी इनकम्बेंसी को परास्त कर चुके हैं और 10 साल से सरकार चला रहे हैं। विजयन लेफ्ट के हैं लेकिन प्रो इंडस्ट्री हैं, प्रो कॉर्पोरेट हैं और केरल में गौतम अडानी का भी वेलकम कर चुके हैं। तमिलनाडु में स्टालिन भी कल्ट फिगर बन चुके हैं। स्टालिन भी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। द्रविडियन पॉलिटिक्स में स्टालिन इस वक्त एक छत्र राज्य कर रहे हैं। जयललिता के निधन के बाद से ही एआईएडीएमके में अंदरूनी भूचाल है। स्टालिन ने इसका पूरा फायदा उठाया है। 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 39 में 39 का स्कोर किया है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा भी कल्ट फिगर बनते जा रहे हैं। 26 में चुनाव फेस कर रहे मुख्यमंत्रियों में हिमंता इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी की साइड में हैं। बाकी जो भी हैं वो विरोधी कैंप में हैं। चुनौती बेहद बड़ी और बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी 2026 को जीतते हैं तो यह किसी चमत्कार और करिश्मे से कम नहीं होगा, क्योंकि इस साल 3 ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां बीजेपी पहले कभी भी नहीं जीती। लेकिन अगर मोदी 2026 को जीत जाते हैं तो 2029 का रास्ता 26 में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस और उसके सहयोगियों की चुनौती खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस ही खत्म हो जाएगा और केरल में भी इंडिया अलायंस बचेगा नहीं। दक्षिण के वो राज्य जिसने कांग्रेस को सहारा और संजीवनी दे रखा है, अगर उन राज्यों में भगवा ब्रिगेड लहरा गया तो इसका इंपैक्ट 2029 से आगे बहुत दूर तक जाएगा। 24 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से इंडिया अलायंस की 30 सीटें प्लस हुई थी, तमिलनाडु से 39 सीटें प्लस हुई थी और केरल से इंडिया अलायंस की 18 सीटें प्लस हुई थी। इन 3 राज्यों से ही इंडिया अलायंस को 87 सीटें मिली थी। नरेंद्र मोदी 29 से पहले 26 में ही यहां के चैलेंज को क्रश करना चाहते हैं। 2027 में मोदी की पार्टी को मेनली राहुल गांधी की पार्टी से लड़ना है। गोवा, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और यूपी में समाजवादी पार्टी से मुकाबला होगा। लेकिन आज हम 27 की नहीं 26 की बात करते हैं। 14 नवंबर 2025 को जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है। अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए फाइनल फ्रंटियर है, ऐसा फ्रंटियर जिसे नरेंद्र मोदी अब तक जीत नहीं पाए हैं। बीजेपी को इसकी भरपूर कसक है। संघ भी बंगाल में जीत के लिए डेस्परेट है। संघ से बीजेपी में आए बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पश्चिम बंगाल की लड़ाई को सभ्यता की लड़ाई तक करार दिया। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया और वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते हैं।
बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में भगवा को लहरा दे, लेकिन अब तक बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल का जिम्मा अमित शाह को दिया है। अमित शाह का सिंगल ऑब्जेक्टिव है ममता बनर्जी को हराना, बंगाल में भगवा फहराना है। बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। खुद नरेंद्र मोदी कई बार बंगाल को भगवा ध्वज के नीचे लाने की इच्छा जता चुके हैं। बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। भाजपा के पास पश्चिम बंगाल के विकास का एक ठोस प्लान है, एक रोडमैप है, लेकिन टीएमसी विकास की दुश्मन है। लेकिन टीएमसी का मिशन जैसे तैसे बीजेपी को रोकना है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने हर पैंतरा आजमाकर देख लिया है। केंद्र ने ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डालकर देख लिया, ममता के भतीजे पर करप्शन का चार्ज लगाकर देख लिया। ममता बनर्जी हर बार मजबूत होकर निकली। 2019 में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2021 में बीजेपी फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। 3 सीटों से बीजेपी 77 सीटों पर पहुंची और वहां रुक गई। 2024 में मोदी का मैजिक बंगाल में नहीं चला। 24 में मोदी की सीटें 19 से भी घटी। 2021 की ये तस्वीर याद कीजिए। ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव व्हील चेयर पर बैठकर लड़ लिया और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। ममता ने तब एक नारा दिया था, खेला होबो। बंगाल में ममता ने सचमुच खेला कर दिया था। 2024 के लोकसभा में ममता की ये तस्वीरें देखिए। ममता को चोट लगी तो बीजेपी ने उसका मजाक बनाया। ममता ने बहुत ही स्मार्टली उसे भी यूज कर लिया। 24 के चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 18 से 12 रह गए। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अमित शाह ने बंगाल में 2/3 बहुमत का दावा तो कर दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ढलान पर है। बंगाल में बीजेपी का टॉप 2019 में आया था, 2021 में 2019 से घटे और 2024 में फिर से घटे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 18 सीटें जीती थी। तब उसने बंगाल की 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड बनाई थी और 41% वोट हासिल किए थे। 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी विधानसभा की 77 सीटें जीत पाई, उसे 38% वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा की 12 सीटें जीत पाई, उसे बंगाल की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। 24 में बीजेपी ने 39% वोट हासिल किए। ममता बनर्जी इज ऑन द राइज। 2019 में ममता ने 164 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड बनाई और 44% वोट हासिल किए थे। 2021 में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती और 48% वोट हासिल किए। 2024 में तृणमूल को 193 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। ममता ने इस चुनाव में 46% वोट हासिल किए। ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स करती हैं। उन्हें पता है कि इश्यू कैसे बनाया जाता है, छोटे इश्यू को बड़ा कैसे किया जाता है, उसे प्ले कैसे करते हैं और उसके आधार पर नैरेटिव कैसे गढ़ते हैं।
हाल ही में संसद में 2 मौके पर इसकी जबरदस्त नजीर देखने को मिली। संसद में वंदे मातरम पर डिबेट हो रहा था। ममता ने अपने सांसदों को निर्देश दे रखा था कि मौके को लपकें, और वहां पर टीएमसी सांसदों ने बंकिम दा और बंकिम बाबू का विवाद खड़ा करने की कोशिश की। हुआ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिबेट के दरमियान बंकिम दा कह दिया। तुरंत टीएमसी सांसद सौगत राय खड़े हुए और बंकिम बाबू ना कह के बंकिम दा कहने पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की, और पीएम ने तुरंत उसे करेक्ट भी किया। दूसरा मौका तब नजर आया जब संसद में मनरेगा की जगह जी राम जी बिल पर बहस हो रही थी। वहां ममता के निर्देश पर टीएमसी सांसदों ने यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और ऐसे में अगर महात्मा के नाम को हटाया जा रहा है तो पीएम मोदी गुरुवर टैगोर और पश्चिम बंगाल दोनों का अपमान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड साउथ 24 परगना से चुनाव अभियान की शुरुआत की। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मजबूत गढ़ नॉर्थ ब्लॉक से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना से पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा के दूसरे दिन वो नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे। वो पूरे बंगाल में घूम घूम कर ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। अभिषेक बनर्जी ने अपने इस चुनावी मिशन का नाम रखा है जितना करो हमला, फिर से जीतेगा बांग्ला। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने भी बहुत काम किया है। वो कई दशक से लगे हैं। इस बार बागेश्वरी सेना भी उतारी गई है। कजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव बीजेपी को बंगाल में अपनी जीत की नींव जैसी दिख रही है। हुमायूं कबीर शपथ खाकर बैठे हैं। इस बार ममता को हरा कर दम लेंगे। जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बीजेपी ग्राउंड फोर्स वाली पार्टी मानी जाती है। उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में बीजेपी की ग्राउंड फोर्स इतनी है कि विपक्षी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन बंगाल में आते ही इक्वेशन बदल जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी की ग्राउंड फोर्स बीजेपी पर भारी पड़ती है। बंगाल में एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी ने राजनीतिक तौर पर एसआईआर का विरोध किया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर में मदद करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल में एसआईआर के दौरान गुजरात से भी कम वोट कटे, और इतना ही नहीं, तमिलनाडु से तो आधे वोट ही बंगाल में एसआईआर के दौरान कट पाए, जो ममता दीदी की ग्राउंड फोर्स को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास कोई एक सर्वमान्य फेस नहीं है। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आक्रामक हैं, लेकिन पार्टी में दावेदार और भी कई हैं। सबका दावा भी है और तवज्जो नहीं मिलने की नाराजगी भी है। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह कोलकाता गए तो बीजेपी के सभी खेमे के नेताओं को मंच पर लेकर आए।
अमित शाह जी को जय श्री राम। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ 24-এ জয় জগন্নাথ বলে উড়িষ্যাতে বিজেপি সরকার হয়েছে, আর কয়েকদিন আগে জয় সীতা মাইয়া কি জয় বলে কলিঙ্গর পরে অঙ্গ হয়ে গেছে। বাকি থাকলো 26-এ बंग। बिहार का जीत हमारी है, अब बंगाल का बारी है। 2021 के बंगाल चुनाव में इस मैप पर लगभग पूरा दक्षिण और पूरा मध्य बंगाल तृणमूल के हरे रंग में रंगा है और लगभग पूरा उत्तर बंगाल बीजेपी के भगवा रंग में रंगा है। बीजेपी ने फिर से उत्तर से ही हमला शुरू किया है। আর সেই মহাকালের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনারাও আপনাদের সাথে যেরকম ভাবে ব্যবহার করবে, আপনারাও ঠিক সেইভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করবেন। বলছি তো, বাংলাদেশ ভাবছেন, কিন্তু বাংলাদেশ ভাবলে হবে না। এই যতদিন মিঠুন চক্রবর্তীর লোকের গায়ের রক্তে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, कोई माई का लाल ये कर नहीं सकता। बंगाल में हिंदू वोट की लड़ाई सीधी है, मुस्लिम वोट की लड़ाई टेढ़ी है। बंगाल में ममता को 75% मुस्लिम वोट मिलता है। 2021 के चुनाव में लेफ्ट, कांग्रेस, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी सब 25% में सिमट गए थे। इस बार बंगाल में हुमायूं कबीर नए प्लेयर बनकर आए हैं तो कांग्रेस भी जोर लगा रही है। कांग्रेस ने मालदा से तृणमूल की पूर्व सांसद मौसम नूर को पार्टी में शामिल किया है। मौसम नूर यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। एक तरह से उनकी घर वापसी हुई है। काफी दिनों से 5-6 महीने से इनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि इस तरह के नौजवान जो हमारे लीडर्स हैं ये कांग्रेस को मजबूत करें, और इनकी भी इच्छा थी। तो आज ये मैच्योर हुआ। हम इसको कांग्रेस पार्टी में वेलकम करते हैं। छब्बीस में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा होप वाला कोई राज्य है तो वो असम है। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता असम ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के की लीडर हैं। एक और जीत उनका स्टेटस बढ़ा देगी और बीजेपी के अंदर जब लीडरशिप का कंपटीशन शुरू होगा तो हिमंता एक कॉम्पिटिटर होंगे। असम में अगर कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा प्लस होगा। राहुल गांधी ने तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को पैट्रोनाइज किया है। राहुल ने गौरव गोगोई को ग्रूम किया है। गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाकर राहुल गांधी अपनी लीडरशिप को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन राहुल भी जानते हैं कि असम में लड़ाई आसान नहीं है। वजह सिर्फ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं है, वजह हिमंता बिस्वा शर्मा की वेलफेयर स्कीम्स भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं उसे सियासी गलियारों में हिमंता मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल हार्ड हिंदुत्व और सुपर सॉफ्ट वेलफेयर का ऐसा मिश्रण है जिसकी काट विपक्ष अब तक नहीं खोज पाया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिमंता ने बजाली में 28,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। 10,000 रुपए की सहायता राशि खैरात नहीं है बल्कि सीड फंड है। हिमंता कहते हैं कि वो असम में 40 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। जो महिलाएं 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू करेंगी उनको और पैसा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके अधिकतम 3 बच्चे हैं। एससी और एसटी महिलाओं के लिए अधिकतम 4 बच्चों वाली शर्त रखी गई है। इसके अलावा असम में गरीब परिवारों को 100 रुपए में फूड पैकेट मिलता है। 26 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसे बढ़ाकर 1400 रुपए करने की तैयारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत सारे पॉपुलर वेलफेयर स्कीम चलाते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट सीधे खातों में भेजा जाता है। हिमंता इन वेलफेयर स्कीम्स में हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं करते।
खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं होती हैं उनमें हिमंता असम की मुस्लिम महिलाओं को जरूर शामिल कराते हैं। 3 तलाक कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं के बीच पैठ बनाने का यह दूसरा जरिया है। लेकिन इन वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद हिमंता की पॉलिटिक्स पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने वाली है। असम में पॉलिटिकल तौर पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड एकदम क्लियर नजर आता है। असम के 60% हिंदू आबादी पूरी तरह से हिमंता के साथ है, जबकि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस और यूडीएफ के बीच बटा हुआ है। 2026 का विधानसभा चुनाव इस बात का टेस्ट होगा कि हिमंता अपने हिंदू वोटर को कितना कंसोलिडेट कर पाते हैं और मुस्लिम वोट्स में कितना डिवाइड हो पाता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं के 57% वोट बीजेपी को मिले थे। 2021 के चुनाव में बीजेपी का हिंदू वोट परसेंटेज 57% से बढ़कर 65% हो गया, जबकि 90% से ज्यादा मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ की तरफ गया। असम में भाषाई आधार पर 2 तरह के हिंदू हैं। बंगाली बोलने वाले हिंदुओं को बंगाली हिंदू कहा जाता है और असमिया बोलने वाले हिंदुओं को असमी हिंदू कहा जाता है। हिमंता ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने असम के बंगाली और असमिया दोनों तरह के हिंदुओं को एकजुट किया है। दो 2016 में 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2016 में 64% और 2021 में 67% असमिया हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। पश्चिम बंगाल और असम की डेमोग्राफी एक जैसी है। बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए 50% हिंदू वोट भी काफी होता है, लेकिन असम में बीजेपी को 60 से 70% हिंदू वोट चाहिए। असम में इतने हिंदू पहले से ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हिमंता को बस इस वोट बैंक को ग्रूम करते रहना है। इसके लिए हिमंता पॉपुलेशन कंट्रोल और घुसपैठिया वाला दांव खेलते हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल सपोर्ट दे रहे हैं। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। 2011 के सेंसस के अनुसार असम में मुसलमानों की आबादी 1/3 है, यानी 33%। 2011 के बाद असम में सेंसस नहीं हुआ, फिर भी सीएम हिमंता का दावा है कि असम में मुस्लिम आबादी 40% हो चुकी है और इसे नहीं रोका गया तो मुसलमान 50% हो जाएंगे। हिमंता मुसलमानों से कहते हैं, मुझे वोट मत दो मगर आबादी कंट्रोल करो। और हिंदुओं से कहते हैं कि मुझे सपोर्ट करो तो मैं असमिया संस्कृति को बचा कर रखूंगा। पूरे पूर्वोत्तर में हिमंता का यह बयान बहुत चर्चित है कि यदि भारत और बांग्लादेश में युद्ध हो गया तो चिकन नेक के आसपास रहने वाले भारत का साथ नहीं देंगे। काली जदि भारत और बांग्लादेशर युद्ध है, যদি ভারত আৰু বাংলাদেশৰ যুদ্ধ হয়, এই মানুহখিনিয়ে কাৰ পক্ষত থিয় দিব? বিশ্বত এনেকুৱা এখন দ্বিতীয় ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যত মূল অধিবাসী আজি 60ৰ তলত নামিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ 40%ৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি আমি আমাৰ চকুত দেখা পাইছো।